Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 28th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 28 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहां पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहां पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जाम के लिए टू द पॉइंट होने वाला है। तो आते हैं आर्टिकल नंबर 1 की तरफ। लेकिन इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोलता है, रिसेंटली आपको सिमाचलम हिल रेंज न्यूज़ में देखने को मिला था। तो आपको बताना है कि ये जो हिल रेंज है ये कहाँ पर लोकेटेड है, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। सभी लोगों को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। अब जो ये पहला आर्टिकल है ये FAO के बारे में डिस्कशन करता है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बॉडी, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी, इन्होंने इस FAO कॉन्फ्रेंस का 42वां सेशन को एड्रेस किया है, उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। लेकिन अब हमारे एग्जाम के लिए इस आर्टिकल से इंपॉर्टेंट निकल कर आता है, वो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो बॉडी है ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो कि हमारी यूनाइटेड नेशंस की है, इसके अंडर में आती है। इसका मेन काम ये है कि इंटरनेशनली बहुत सारे एफर्ट्स लगाना, जो हंगर है यानी जो भुखमरी आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर में, उसको एक तरीके से कम करना, उसको हराना। देन उसके बाद जो न्यूट्रिशन और जो फूड सिक्योरिटी है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना, मतलब कि लोगों को एक पोषण भरपूर खाना मिल पाए, एक फूड सिक्योरिटी लोगों को मिल पाए। तो इन चीज़ों के ऊपर काम करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो मोटो है वो ये है, लेट देयर बी ब्रेड। यहाँ पर सभी के लिए जो है खाना अवेलेबल होना चाहिए। देन उसके बाद इस बॉडी को फाउंड किया गया था 1945 में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और लगभग इसने 75 साल अपने पूरे कर लिए थे ह्यूमैनिटी को सर्व करते हुए, ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस देते हुए। 16 अक्टूबर 2020 में इसने अपने 75 ईयर्स को कंप्लीट किया था। इसी वजह से पिछले साल भी ये बॉडी न्यूज़ के अंदर थी। नाउ ये जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेडक्वार्टर आपको इटली के अंदर रोम में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर 197 मेंबर स्टेट्स हैं और FAO ये गवर्न किया जाता है एक बाइनियल कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है, जिसमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है हर एक मेंबर, आप कह सकते हो जो हर एक कंट्री के मेंबर हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, और जो यूरोपियन यूनियन है वो भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिसको इलेक्ट कर रखा है यहाँ पर 49 मेंबर का एग्जीक्यूटिव काउंसिल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद ये बॉडी आगे फर्दर ऑन वर्क करती रहती है। अब यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि वर्ल्ड फूड समिट के बारे में आई होप आप लोगों ने सुना होगा। इसका जो ये कॉन्सेप्ट है ये भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस के थ्रू ही लाया गया था। और पहला फूड समिट यानी वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था रोम के अंदर, यानी इटली में हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट अलग से इन्फॉर्मेशन है कि वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस रोम के अंदर 1974 में पहली बार हुआ था। देन उसके बाद जो इंटरनेशनल प्लैनेट प्रोटेक्शन कन्वेंशन है, जिसको हम लोग IPPC बोलते हैं, ये भी एक 1951 का मल्टीलेटरल ट्रीटी है, जिसको यहाँ पे देखता है यूनाइटेड नेशन का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि IPCC को आप कह सकते हो ओवरसीन कौन करता है, तो याद रखना FAO इसको ओवरसीन करता है। आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है हमारा GS पेपर 2 से, आप लोग इसको लिंक कर सकते हो इजीली। GS पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। यहाँ पे बात करी गई है ड्राफ्ट कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को लेकर। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, आप समझते होंगे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में डिफरेंस क्या है। एम्प्लॉयर जो कि सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है और जो है एम्प्लॉय जो कि इस एम्प्लॉयर की सर्विस कर रहा है। अब क्या है, जो एम्प्लॉय है बेसिकली जो सर्विस कर रहा है उसके लिए यहाँ पे कंपनसेशन को लेकर एक ड्राफ्ट कोड लाए गए हैं, सेंट्रल रूल्स 2021। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, इन्होंने यहाँ पर इन ड्राफ्ट रूल्स को नोटिफाई किया है। और ये जो रूल्स हैं ये एम्प्लॉय के कंपनसेशन को लेकर बातचीत करते हैं, यानी कि कोई भी सिचुएशन हो तो एम्प्लॉय की जो कंपनसेशन है वो ना रोकी जाए। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन एग्जैक्टली इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 है, ठीक
ठीक है, इसको अमेंड किया गया। अब यहाँ पे जो लॉ है सोशल सिक्योरिटी को रिलेटेड जो लॉ देखने को मिल रहा है, इसका काम यह है जो एम्प्लॉयज़ हैं ना उनके प्रति ये सोशल सिक्योरिटी को और ज़्यादा एक्सटेंड कर देना। जो वर्कर्स हैं खासकर ऑर्गेनाइज्ड और साथ ही साथ जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर वर्कर्स काम कर रहे हैं, चाहे वो लेबर्स हो चाहे वो कोई से भी वर्कर्स हों, ठीक है, इनके लिए यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे बेनिफिट प्रोवाइड करवाने की बात करी गई है। जो ये एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन है, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन ऑफ द सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, इसका जो चैप्टर 7 है वो ये बोलता है कि जो ये एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है, मतलब कि जिसके अंडर में ये लोग वर्क कर रहे हैं, जो ये एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉय को कंपनसेशन देगा। ठीक है, यहाँ पर सैलरी वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कंपनसेशन की बात हो रही है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई इंजरी हो जाती है, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज़ हो जाती है, कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है, तो उसके प्रति एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए, कुछ कंपनसेशन देना चाहिए, कुछ पैसा प्रोवाइड करवा देना चाहिए अपने एम्प्लॉय को। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोड है इसका चैप्टर 7 बोलता है। उसके बाद जो ये ड्राफ्ट एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन रूल है इसको नोटिफाई किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हमारी केंद्र सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे क्या क्या ये प्रोविजंस प्रोवाइड करवाती है, प्रोविजंस रिलेटेड टू द मैनर ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जो क्लेम और सेटलमेंट है इसको लेकर बातचीत होगी। उसके बाद जो इंटरेस्ट वगैरह है वो भी यहाँ पर पे किया जाएगा डिलेड पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए। ठीक है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पर अगर कोई पेमेंट डिले होती है तो उसके लिए यहाँ पे ब्याज वगैरह भी लग जाएगा। देन उसके बाद जो ये प्रोसीडिंग्स है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ मैटर है, या फिर ये जो ट्रांसमिट मनी को ट्रांसफ़र करने का या पूरा का पूरा मैनर है, ये यहाँ पे होने वाला है एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेकर दूसरी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, जो ये अरेंजमेंट वगैरह भी करेंगे ये लोग अदर कंट्रीज़ के थ्रू, यहाँ पे पैसा वगैरह का अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि जो ये मनी वगैरह है इसको ट्रांसफ़र किया जाए एज अ कंपनसेशन। तो इस रूल्स के अंदर कुछ 4 चीज़ें बेसिकली डिफाइन करी गई हैं, यानी कि हर हाल में आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, जो ये एम्प्लॉयज़ हैं उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, चाहे अगर वो लोग कोई आप कह सकते हो बुरी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो। देन उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और अच्छा आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेट कर सकते हो। डिस्कशन किया गया है पिनाका रॉकेट के बारे में। तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने, यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है पिनाका रॉकेट का और ये इसके अंदर कामयाब हो चुके हैं। अब जो ये पिनाका रॉकेट है इसको हमारी कंट्री ने खुद बनाया है, इंडिजीनियसली इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इसको डेवलप किया है फ्रॉम अ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी चीज़ है, देखो 24 और 25 जून के अंदर इसका टेस्टिंग हुई थी। कहाँ से हुई है, ओडिशा के अंदर से टेस्टिंग हुई है। यहाँ पर कुछ इस टाइप की पिक्चर्स इंटरनेट पर आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन फर्दर मूव करने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी, डीआरडीओ अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बन जाती है, जहाँ से पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और आने वाले टाइम पे भी डीआरडीओ काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी हो जाएगी। तो ये आर्टिकल आपका डीआरडीओ से रिलेटेड जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे टॉपिक्स आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। नाउ ये जो डीआरडीओ है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी यहाँ पे फुल फॉर्म हो गई। डीआरडीओ वर्क करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यानी भारत सरकार के अंडर में ये काम करता हुआ नज़र आता है। और इसका काम ये है कि जो वर्ल्ड क्लास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना, एक तरीके से बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं इनको डेवलप करने का भी काम डीआरडीओ करता है। और आज के टाइम पर डीआरडीओ के चेयरमैन हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर डीआरडीओ का हम लोग इतिहास देखें तो इसको एस्टेब्लिश करा गया था 1958 में। ठीक है, पहले यहाँ पर 2-3 बॉडी हुआ करती थी, तो उन 3 बॉडीज़ को आपस में मिलाकर डीआरडीओ बनाया गया है। वो 3 बॉडीज़ कौन कौन सी हुआ करती थी, वो थी एक टीडीई यानी टेक्निकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, अब यहाँ पर दूसरी है डीटीडीपी, डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, और फिर उसके बाद है डीएसओ, डिफेंस सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इन बॉडीज़ को मर्ज करने के बाद बना दिया है डीआरडीओ को। और उसके बाद यहाँ पर डीआरडीओ जब शुरू हुआ था तो इसकी केवल 10 लैबोरेटरीज़ हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो इसकी आपको 52 लैबोरेटरीज़ देखने को मिलेंगी, जो कि अलग अलग चीज़ों के लिए काम करती हैं। जैसे कि कुछ लैबोरेटरीज़ काम करती हैं अलग अलग एरोनॉटिक्स को बनाने के लिए, आर्मामेंट्स को बनाने के लिए, ये सारी लैबोरेटरीज अलग अलग वर्क करती है। जैसे कि यहाँ पर डीआरडीओ का मेन बेसिक्स काम क्या है, एरोनॉटिक्स को बनाना, आर्मामेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल्स हो गया, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें जैसे कंप्यूटिंग, साइमल्टेशन, स्पेशल मटेरियल्स, नेवल सिस्टम, लाइफ साइंस, ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एग्रीकल्चर, इन सब के प्रति डीआरडीओ वर्क करता हुआ नजर आता है। आज के टाइम पर अगर हम बात देखें तो जो डीआरडीओ है
इसके अंदर आपको 5,000 साइंटिस्ट के आसपास देखने को मिल जाएंगे और साथ ही साथ 25,000 टेक्निकल और सपोर्टिंग पर्सनल हैं जो कि इन साइंटिस्ट को सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे मेजर प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे डीआरडीओ के, और बहुत सारे डेवलपमेंट वगैरह करता रहता है, मिसाइल्स को लेकर, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को लेकर, रडार्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हो गया, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर ये डीआरडीओ वर्क करता है। ओके, देन उसके बाद बहुत सारे आप कह सकते हो जैसे कि वेपन्स हो गए, आर्टिलरीज, प्लेटफॉर्म्स, बहुत सारी चीज़ें हो गई, इन सब चीज़ों का डेवलप करता है, डिज़ाइन करता है, इनका प्रोडक्शन करता है डीआरडीओ। अभी आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जो डीआरडीओ है इसको डेवलप करा, डीआरडीओ ने पिनाका रॉकेट को डेवलप किया है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ है कि इस रॉकेट की टेस्टिंग वगैरह भी अच्छे से हो चुकी है। एक मेन क्वेश्चन ये भी है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको वो न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। अब इसके बारे में बात करते हैं। जो ये इन्हेंस्ड रेंज वर्जन है पिनाका रॉकेट सिस्टम का, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है लगभग 45 किलोमीटर दूरी के टारगेट को। अब क्या है जो ये रॉकेट है, इसकी खासियत बात क्या है, ये 45 किलोमीटर दूर तक ट्रैवल कर सकता है। मान लो 45 किलोमीटर दूर पर ये ऑब्जेक्ट रखा है, कोई यहाँ पर कोई भी टैंकर वगैरह है, तो हम लोग उस पर ये अटैक कर सकते हैं 45 किलोमीटर दूरी से। एक खास बात है, अब जो ये रॉकेट है इसको डेवलप करा गया है कि इसके द्वारा जॉइंटली डेवलप करा गया है, मतलब दो बॉडीज़ हैं साथ में। तो वो है, एक तो है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम लोग ARDE बोलते हैं। देन उसके बाद हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लैबोरेटरीज़ हैं, इन्होंने यहाँ पर सपोर्ट लिया है किसका, MS इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड नागपुर का यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद जो है यहाँ पर इस रॉकेट को मैन्युफैक्चर किया गया है। पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 12 रॉकेट देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग फायर करते हो तो 44 सेकंड के अंदर, 44 सेकंड्स के अंदर 12 रॉकेट्स फायर कर सकते हो आप, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सिस्टम हमारे पास आ चुका है। नाउ जो ये वेपन सिस्टम है इसको टाटा ट्रक के ऊपर रखा गया है। देन उसके बाद यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको पिक्चर दिखाया था, ये है टाटा ट्रक, इसी के ऊपर यहाँ पर इस वेपन का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और जो नेविगेशन ऑफ द मिसाइल है यहाँ पर इसको एक तरीके से एड करने वाला, एक तरीके से सपोर्ट करने वाला। इस मिसाइल के अंदर आपको नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम दोनों ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे इस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए जो वर्क करेगा वो है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ठीक है, तो ये इसको पूरी तरह से एड करने वाला है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगेन एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आप इसका मेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हो। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में चर्चा हो रही है। अब ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अपूर्व चंद्र ये सेक्रेटरी हैं लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के, तो इन्होंने अपना पूरा का टेन्योर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये क्या थे, बेसिकली एक चेयर करते थे इस ILO के, आप कह सकते हो ये जो गवर्निंग बॉडी है ILO की, उसको चेयर करते थे अपूर्व चंद्र। अब यहाँ पे क्या है कि इनका टेन्योर पूरा हो चुका है, उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। अब ये अपनी पोजीशन पे कब से हैं, लगभग अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक इन्होंने चेयर किया है इस बॉडी को। अब यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि इंडिया के पास ये जो चेयरमैनशिप है ILO की, वो लगभग 35 साल बाद आई थी। ठीक है, ये भी इसके अंदर बताया गया है। नाउ इंपॉर्टेंट क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक से रिगार्डिंग पहले बहुत सारे क्वेश्चंस बने भी हैं और बहुत सारे कंपीटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। नाउ ये ILO होता क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये वर्क को लेकर वर्क करती है। अब ये वर्क क्या है इसके बारे में आगे मैं बात करूँगा। ये एक आप कह सकते हो इसका एक मेन जो सिस्टम ये देखने को मिलेगा, सोशल जस्टिस को लेकर ये लोग वर्क करते हैं। ठीक है, ILO सोशल जस्टिस को प्रमोट करता हुआ नज़र आता है। इसका मोटो यही है कि देखो, एक तो शांति बनी रहे, शांति के साथ जो है डिसेंट वर्क हो सभी लोगों के पास, एक तरीके से जो वर्क है ना वो प्रॉपरली हो रहा हो। ठीक है, कहीं पर कोई भी लेबर का वायलेशन ना हो रहा हो। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर ये देखता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको स्विट्ज़रलैंड के अंदर जेनेवा में देखने को मिल जाएगा। इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ILO किसके अंडर में आता है, तो आपको मालूम होगा UN का ही एक ऑर्गन है जिसको हम लोग ESCOCU करके यहाँ पे कुछ बोलते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ पे बात करोगे और ही मेंबर्स देखने को मिल जाएंगे। इट इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, यानी कि ये ILO UNDP का भी मेंबर आपको देखने को मिल जाएगा। हिस्ट्री की बात करें तो ILO को क्रिएट किया गया था 1919 में, और ट्रीटी ऑफ जो वर्सिलीज था, ठीक है, उसी के बेसिस पर यहाँ पर इसी के पार्ट में हमने ILO को क्रिएट भी किया था। और ये जो ट्रीटी ऑफ वर्सिलीज है इसने एंड किया था वर्ल्ड वॉर 1। ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर 1 क्या है, ये सब आपको हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अभी फिलहाल हम लोग ILO के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो आर्टिकल न्यूज़ में है उसको हम लोग करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर और चीज़ आपको ये देखने को मिलेंगी
आगे चलते चलते आईएलओ को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी बना दिया गया था यूनाइटेड नेशन के अंडर में, और जिसका काम ये है सोशल जस्टिस को लेकर ये वर्क करता हुआ नज़र आता है। मेंबर्स कितने हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे 187 मेंबर स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आप कह सकते हो यूएन के मेंबर कितने हैं। यूएन के आज के टाइम पर 193 मेंबर्स हैं। इसके में से जो 187 मेंबर्स हैं वो आईएलओ के हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पहले 186 हुआ करते थे, 186 के साथ यहाँ पर एक कुक आइलैंड भी है, जिसको मिलाकर ये 187 मेंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर आप कह सकते हो ट्राइपर्टाइट है, मतलब कि ये जो पूरा का आईएलओ है ये वर्क करता है किसको लेकर, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर और वर्कर्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्कर्स के लिए वर्क करती हुई नज़र आती है। तो यहाँ पे तीन लोगों का एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट होता है, कौन, सरकार, और जो एम्प्लॉयर जो कि यहाँ पे अपना काम दे रहा है, काम प्रोवाइड करवा रहा है, और जो वर्कर जो कि काम कर रहा है। तो इन तीनों के बीच में यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक बाइंडिंग रहती है इसके अंदर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ उसके बाद आते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आर्टिकल आता है जीएस पेपर 3 से, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगेन एक और आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन किया गया है आईएनएस विक्रांत के बारे में। तो जो हमारे रक्षा मंत्री हैं यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पर क्या हुआ है, रिव्यू किया है, किसका रिव्यू किया है, एक प्रोग्रेस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। यह आर्टिकल द हिंदू में भी आया था। अब आपको ध्यान क्या देना है, आईएसी इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं, इतने विशाल से ये शिप होते हैं जिनके ऊपर आराम से एयरक्राफ्ट रखे जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट को ये लोग कैरी करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे एक एयरक्राफ्ट ये उड़ता हुआ नज़र आ रहा है, और बहुत सारे यहाँ पे एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, इधर एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं। ठीक है, और ये एयरक्राफ्ट का साइज़ बहुत बड़ा होता है, तो आप समझ सकते होंगे इस शिप का कितना बड़ा साइज़ है। ठीक है, तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। अब यहाँ पे क्या है कि इसका ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि इसको बनाया जा रहा है। अब क्या है, इसके कंस्ट्रक्शन को रिव्यू किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने, उसी वजह से ये आर्टिकल न्यूज़ में है। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कर रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोची के अंदर इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर यह आर्टिकल आई होप आपको समझ में आया हो। अभी आर्टिकल कंप्लीट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे हम और बातें करने वाले हैं, जैसे कि ये इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसको कमीशन किया जाएगा, मतलब हम लोग अपनी नेवी के अंदर लेंगे। ठीक है, इसका नाम दिया जाएगा आईएनएस विक्रांत, और हम लोग लेने वाले हैं इसको अपनी नेवी के अंदर। 2022 तक हम लोग एंटर करवाएंगे अपनी नेवी के अंदर। ठीक है, उसी के साथ जो ये शिप है ये बहुत सारे एयरक्राफ्ट्स लेकर चल सकता है, जैसे कि मिग 29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, कमोव 31 एयर अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स, देन उसके बाद MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। तो इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर ये कैरी कर सकता है। देन उसके बाद इस शिप का मोटो क्या है, इस शिप का मोटो है जयम सम युद्धि स्प्रधा। इसका मतलब है आई डिफीट दोज हु फाइट अगेंस्ट मी, मतलब कि जो मेरे प्रति लड़ेगा, जो मेरे खिलाफ लड़ेगा, मैं उसको हरा दूंगा। इसका मोटो ये रखा गया है। देन उसके बाद यहीं पर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। तो कोविड-19 के टाइम पर नेवी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम लोग नेवी की बात कर ही रहे हैं। ये इस एयरक्राफ्ट कैरियर को नेवी में इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना, कोविड के समय पर आप कह सकते हो नेवी ने 2 ऑपरेशन चलाए हैं। एक तो है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 और दूसरा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अब जो ये समुद्र सेतु 1 है, इसमें यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो विदेशी कंट्रीज़ के अंदर हमारे भारतीय सिटीजन्स फंसे हुए थे उनको वापस से लाया गया है इंडिया के अंदर। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के अंदर क्या किया गया है, इंडियन नेवी ने यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज से ऑक्सीजन फिल कंटेनर्स को लेकर आया है। बहुत सारी जो हेल्प है वो बहुत सारी कंट्रीज से लेकर आई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन दोनों ही ऑपरेशन के बारे में, ये आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको आप लोग जीएस पेपर 1 से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो सकता है। देन यहाँ पे बात करी गई है पेरेंट पार्टिसिपेशन इन होम बेस्ड लर्निंग। अब ये आर्टिकल न्यूज़ में क्यों है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने रिलीज़ कर दिए कुछ गाइडलाइंस, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस आई है कि वो लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अभी स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद है। तो स्कूल्स बंद होने के बावजूद भी जो घर में बच्चे हैं उनको किस तरीके से हम लोग ट्रेन कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस यहाँ पर लाई गई हैं। ठीक है, तो गाइडलाइंस हैं पेरेंट्स के लिए, इसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ में है। अब आपको क्या ध्यान देना है, जो ये गाइडलाइन है इसका मेन मकसद ये है कि इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाना। अब यहाँ पे गाइडलाइन का इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, कैसे हम लोग वाई वॉट एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन एंगेजमेंट इन सपोर्टिंग चिल्ड्रन, यानी कि किस तरीके से हम लोग घर में बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं।
ठीक है। तो इन सब के रिगार्डिंग गाइडलाइंस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो गाइडलाइंस है ये पेरेंट्स के लिए ही नहीं है, जो भी केयर गिवर्स हैं उनके लिए हैं, फैमिली मेम्बर्स के लिए भी हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए भी हैं, कुछ और सिबलिंग्स है, सभी के लिए गाइडलाइंस आपको देखने को मिलेंगी, जो कि यहाँ पर अपने बच्चे के वेलफेयर के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने बच्चे के ऊपर वेलफेयर के ऊपर यहाँ पर प्रमोशन कर रहे हैं, उसका एक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उसको। तो उसके लिए भी यहाँ पर ये वर्क करता हुआ नजर आएगा। तो ये गाइडलाइंस एक तरीके से आप लोगों को कुछ चीज़ें बताएंगी जो कि आप लोगों को अपने चिल्ड्रंस के ऊपर इसको इंप्लीमेंट करना होगा। चिल्ड्रंस को जो है नई नई चीज़ें सिखानी होगी, क्योंकि स्कूल्स वगैरह आज के टाइम पर बंद आपको देखने को मिलेंगे ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। नाउ जो ये गाइडलाइन है ये आपको बहुत ही सारी सिंपल टिप्स देने वाले हैं। पेरेंट्स को यहाँ पे सिंपल टिप्स दी जाएंगी, किस तरीके से यहाँ पे बच्चे को ट्रेन किया जा सकता है, किस तरीके से बच्चे को होम बेस्ड लर्निंग करवाई जा सकती है, घर पे बैठाकर उनको चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये बिल्कुल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी। अलग अलग एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, अलग अलग एज के हिसाब से कैटेगराइजेशन यहाँ पर देखने को मिला है। जैसे कि जो एज आप देख पाओगे, उम्र 3 से 8 साल के बच्चे हैं उनको यहाँ पे फाउंडेशन स्टेज बोला गया है, उनके लिए अलग एक्टिविटीज़ होंगी। 8 से 11 साल के लिए इसको बोला गया है प्रेपरेटरी स्टेज, जिनके लिए अलग एक्टिविटीज़ यहाँ पर दी जाएंगी। और 11 से 14 साल वाली ये अलग स्टेज है जिसको मिडिल स्टेज बोला गया है, यहाँ पर अलग एक्टिविटीज़ होंगी। और जो एडोलेसेंट टू एडल्ट एज है, ये जो एज है ये है 14 से 18, इनके लिए यहाँ पर एक अलग एक्टिविटीज़ दी जाएंगी। और ये कुछ गाइडलाइंस हैं जिससे यहाँ पर बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाया जा सकता है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उसी वजह से आर्टिकल न्यूज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्हीं गाइडलाइन में आपको एक सेपरेट चैप्टर भी देखने को मिल जाएगा जिसके अंदर कुछ गाइडलाइंस और होंगी जो कि उन पेरेंट्स को सपोर्ट करेंगी जो पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, उनको भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सरकार लेकर आ रही है। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है एमएसडीसी को लेकर, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या है तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने चेयर करा है 18वीं मीटिंग। 18वीं मीटिंग किसकी हुई है, एमएसडीसी की हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि एमएसडीसी क्या है, आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुल फॉर्म हमने देखी ली है, मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है। अब मैरीटाइम के सेक्टर में ये वर्क करता होगा, ऑब्वियसली बात है, मतलब समुद्र वगैरह के जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे वर्क करता होगा। देखते हैं ऐसे, ये जो एमएसडीसी है ये एक अपेक्स एडवाइजरी बॉडी आपको देखने को मिलेगी जो कि डेवलपमेंट करती है मैरीटाइम सेक्टर का। मैरीटाइम सेक्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि बंदरगाह वगैरह देखने को मिलते हैं। तो बंदरगाह का डेवलपमेंट करना, पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, छोटे बड़े पोर्ट्स का डेवलपमेंट करना, तो यहाँ पे ये वर्क करता है एमएसडीसी। एमएसडीसी को बनाया गया है 1997 में और यहाँ पर एक कंसल्टेशन कराया गया था, बातचीत करी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के साथ। देन उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया और इसका काम यही है कि जो छोटे मोटे पोर्ट्स हैं उनका डेवलपमेंट करना। ये मैरीटाइम एमएसडीसी जो है ये मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का वर्क है। तो इसके नाम से आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आगे हमारा एक और आर्टिकल है उसमें भी हम बात करेंगे। हुआ क्या है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। वंदना अग्रवाल कमेटी के बारे में बातचीत करी गई और आपको मालूम है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कमिटीज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, ये क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। अब इस अथॉरिटी को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अब इन्होंने एक कमेटी बनाई है अथॉरिटी ने बेसिकली, जो कि आप कह सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें देखने वाली है, जैसे कि जो जहाज़ होते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवाना, शिप फाइनेंसिंग को, या फिर जो जहाज़ है रेंट पर यहाँ पर कुछ लिए जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई है। क्वेश्चन ये है कि ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट होगा। इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल कुछ बेसिक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये जो कमेटी है ये चेयर करी जाएगी मिस वंदना अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक है, जो कि एक फॉर्मर सीनियर इकोनॉमिक एडवाइज़र रह चुकी है हमारी भारत सरकार के अंडर में। जो ये कमेटी है इसके अंदर बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे जो कि गुजरात मैरीटाइम बोर्ड से बिलोंग करते होंगे। और ये जो IFSCA है इसका मकसद यही है कि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह, बहुत सारे रूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाना कि ठीक है कि जो शिप फाइनेंसिंग है या फिर कुछ उधारी वगैरह का देखने को मिलता है, रेंट पे वगैरह पे जो शिप्स वगैरह ली जाती हैं, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये वर्क करता हुआ नज़र आएगा। एग्जैक्टली बोला ये गया है जो ये गिफ्ट है, गिफ्ट बेसिकली एक सिटी आपको गुजरात के अंदर देखने को मिलेगी, आगे हम चर्चा करेंगे। गिफ्ट IFSC जो है ये एक इंटरनेशनल हब बन सकता है शिप फाइनेंसिंग के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो लीजिंग एक्टिविटीज़ रेंट वगैरह पे दिया जाता है उसके लिए यहाँ पर ये सिंपल सी चीज़ बताई गई है। अब उसके बाद हम लोग एक दूसरा आर्टिकल पढ़ेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग वापस से उन चीज़ों को कवर करेंगे जो कि अभी गिफ्ट सिटी वगैरह पढ़ी है। ठीक है, ये आर्टिकल कुछ हटकर है तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं।
चलो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो दूसरा आर्टिकल है ये बात करता है गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर के बारे में। तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है इसने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है आईएफएससी के साथ। यह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है। यहाँ पर इस अथॉरिटी के साथ यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। क्यों? क्योंकि ये लोग गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर को सेटअप करना चाहते हैं। ये लोग क्या बनाना चाहते हैं? GIMAC बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर इसी के लिए ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो GIMAC ये क्या होने वाला है, इसके मैंने फुल फॉर्म बताई आपको, गुजरात इंटरनेशनल मैरीटाइम आर्बिट्रेशन सेंटर। ये बेसिकली एक पार्ट होने वाला है। ये जो सेटअप किया जाएगा किसके द्वारा? गुजरात मैरीटाइम बोर्ड के द्वारा सेटअप किया जाएगा। कहाँ पर? गिफ्ट सिटी के अंदर। गिफ्ट सिटी क्या है आगे हम बात करेंगे। गांधीनगर में आपको एक गिफ्ट सिटी देखने को मिलेगी गुजरात में, तो वहीं पर इसको बनाया जाएगा। अब ये जो GMAC है इसका फंक्शन क्या होगा, इसका काम क्या होने वाला है? ये एक ऐसा पहला सेंटर होगा जो कि आप कह सकते हो कि मैनेज करेगा आर्बिट्रेशन को या फिर मीडिएशन डिस्प्यूट्स को। यानी कि अगर मान लो मैरीटाइम सेक्टर में समुद्र से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है, ठीक है, या फिर शिपिंग सेक्टर के अंदर शिप जहाज़ों से लेकर कोई भी यहाँ पर विवाद क्रिएट होता है, तो विवाद की प्रोसीडिंग्स कहाँ पे होगी, कहाँ पर ले जाएंगे उस केस को? तो वो ले जाया जाएगा GIMAC के अंडर में, जो कि यहाँ पर आप कह सकते हो कि मैनेज करेगा ये सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह को, ठीक है। अब यहाँ पे GIMAC को सेटअप क्यों किया जा रहा है? तो देखो अभी यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये जो आइडिया है इसको क्रिएट करने का वो है वर्ल्ड क्लास आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने का। यहाँ पे आइडिया है जो कि बड़े बड़े डिस्प्यूट्स, जो कि मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे, समुद्र में जो भी विवाद होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिल जाते हैं बहुत सारी एंटिटीज़ के बीच में। तो ये कॉन्फ्लिक्ट के कहाँ पर लेकर जाएगा? वो ले जाया जाएगा GIMAC के अंदर। अब आपको ध्यान देना है अभी तक कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे जाते हैं, तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में जाते हैं। तो अब हम लोग इस टाइप का सेंटर अपने खुद की कंट्री के अंदर बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसी को लिए ये डेवलप किया जा रहा है। हमारे पास ऑलरेडी 35 आर्बिट्रेशन सेंटर हैं इंडिया के अंदर, लेकिन एक भी मैरीटाइम सेक्टर को डील नहीं करता है। तो अब की बार मैरीटाइम सेक्टर को डील करने के लिए सेंटर बनाया गया है। अब ये गिफ्ट सिटी क्या है? गिफ्ट सिटी के अंदर ही सारी चीज़ डेवलपमेंट चल रहा है। तो गिफ्ट का मतलब है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है। एक ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिल जाएगा अहमदाबाद के पास गुजरात में, ठीक है। एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसको बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोला गया है। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंट हुआ है और ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी डिक्लेयर ऑलरेडी कर दिया गया है। यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए गए हैं, ठीक है। ये जो सिटी है कहाँ पर लोकेटेड है? ये साबरमती रिवर के बैंक्स पर आपको लोकेटेड देखने को मिलेगा। नाउ अभी हमने देखा है कि ये जो सिटी है इसको एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान देना है। तो ये IFSC होता क्या है बेसिकली? तो ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर होते हैं ये बेसिकली कस्टमर्स वगैरह को कैटर करता है, उनको यहाँ पर टैकल करते हैं आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सिंपल सा मतलब अभी मैं आपको समझाऊंगा। ये जो सेंटर है ये डील करता है फ्लो ऑफ फाइनेंस, फाइनल प्रोडक्ट्स, सर्विस अक्रॉस बॉर्डर्स। अभी क्या होता है, यहाँ पे मान लो इंडिया है, इंडिया का मैप है यहाँ पे, आप ठीक है समझ लेते हैं हम लोग। इधर आपको US देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सिंगापुर। अब क्या है कि मान लो यहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह हो रहा है, तो मान लो यहाँ पे क्या होता है इन्वेस्टमेंट वगैरह बाहर से यहाँ पे हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हमारी कंट्री यहाँ से बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है, ठीक है। US से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, सिंगापुर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट चल रहा है, ठीक है। एक दूसरे की कंट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करा जाता है। अब जो एक दूसरे की कंट्रीज़ में यानी कि बॉर्डर्स के बाहर अगर इन्वेस्टमेंट होता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास अभी कोई बॉडी नहीं है, ठीक है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर IFSC को लाया गया था। यह है सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर आप कहोगे हाँ हमारे पास तो है, जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास बॉडी है सेबी, बिल्कुल, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बिल्कुल है हमारे पास बॉडी जो कि शेयर्स वगैरह को देखती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट देखती है जो इंडिया के अंदर है। लेकिन इंडिया से बाहर जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है, हमारी कंट्री बाहर इन्वेस्टमेंट कर रही है या फिर बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है हमारे यहाँ, तो फिर वो सब IFSC रेगुलेट करता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल लेवल पर भी आपको कुछ फाइनेंशियल सेंटर देखने को मिलेंगे, जैसे कि लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर के अंदर कुछ इस टाइप के सेंटर देखने को मिल जाते हैं। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया गिफ्ट सिटी क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बात करते हैं। एक और आर्टिकल हमारा रह गया है, वो ये वाला है, प्रोजेक्ट सी बर्ड का एक आर्टिकल है। अब क्या है, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है कारवार नेवल बेस, कर्नाटका के अंदर आपको ये कारवार नेवल बेस देखने को मिलेगा। तो 24 जून को इन्होंने यहाँ पे विजिट किया है, क्योंकि ये रिव्यू कर सकें, देख सके कि एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चल रहा है अंडर द प्रोजेक्ट सी बर्ड वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट सी बर्ड के अंदर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है।
अभी इन्होंने यही चेक किया है कि डेवलपमेंट कैसा चल रहा है। अभी प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है, तो जो हमारे रक्षा मंत्री इन्होंने इनका कहना यह है कि एशिया का एक लार्जेस्ट नेवल बेस बनने वाला है ये, ठीक है। और यहाँ पर उसी के साथ जो आर्म्ड फोर्सेस वगैरह हैं उनको भी थोड़ा सा स्ट्रेंथन किया जाएगा। जो आईएनएस इंडियन नेवल शिप कदम्बा है, ये आपको इंडियन नेवी बेस देखने को मिलेगा। ये कर्नाटका के कवर वाले एरिया में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। अब इसका जो पहला कंस्ट्रक्शन था वो आप कह सकते हो उसका नाम दिया गया था प्रोजेक्ट सी बर्ड। तो आपको ध्यान देना है जो आईएनएस कदम्बा है, ठीक है, बेसिकली एक इंडियन नेवी बेस है, इसके ऊपर ही काम चल रहा है। ये कर्नाटका के करवर वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इसका जो पहला फेस है कंस्ट्रक्शन का वो काफ़ी टाइम पहले कंप्लीट कर लिया गया था। 2005 में जो है इसको थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर लिया गया था और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया था प्रोजेक्ट सी बर्ड। देन उसके बाद इस बेस को कमीशन किया गया, मतलब हमारे अंदर वर्किंग में लाया गया। 31 मई 2005 में इसको वर्किंग में लाया गया और इसका जो पहला कंस्ट्रक्शन का फेस है वो मैंने आपको बताया कब कंप्लीट हुआ। और जो दूसरा फेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करा गया 2011 के अंदर। नाउ यहाँ पे अब क्या है, आईएनएस कदम्बा आज के टाइम पर थर्ड लार्जेस्ट इंडियन नेवल बेस बन चुका है, यानी कि भारत का तीसरा नेवल बेस है। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है ये एक लार्जेस्ट नेवल बेस बनेगा पूरे के पूरे ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंडर में, क्योंकि इसके अंदर अभी और भी डेवलपमेंट होने वाला है। अभी यहाँ पे फेज़ 1 फेज़ 2 हो गया है, अब फेज़ 2B के ऊपर काम चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे इस नेवल बेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर एक लार्जेस्ट नेवल बेस ये कहलाएगा। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये वाला आर्टिकल अभी हमने डिस्कस कर लिया है और इसी के साथ हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। रोज़ हम लोग 10 आर्टिकल कम से कम डिस्कस करा करेंगे और ये 10 आर्टिकल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट भी करना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।